गुड मॉर्निंग क्लास। आज की हमारी जो क्लास है ये जो हमारी रीडिंग स्किल चल रही है, मेनली रीडिंग स्किल जिसके अंडर हम डिस्कशन कर रहे हैं स्किल के बारे में, वो कर रहे हैं हम डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स के बारे में कि भाषाई कौशलों का विकास या वाई दे आर इम्पोर्टेंट, कि भाषाई कौशल जो हैं डेवलपमेंट स्किल्स जो हैं क्यों ज़रूरी हैं। तो इसके अंडर हम बात कर रहे हैं चार ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में चार स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो थर्ड स्किल है हमारी वो है हमारी रीडिंग स्किल, जिसका आज हम पार्ट 3 वीडियो या क्लास कह सकते हैं, और इसी के साथ जो है आज हमारी रीडिंग स्किल ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम रीडिंग स्किल के अंडर जो है जिन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रहेंगी इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ रीडिंग स्किल, की क्वालिटीज़ ऑफ रीडिंग स्किल और लाउड रीडिंग। इन दो चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने जाएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग रीडिंग स्किल, क्या ज़रूरत है हमें रीडिंग स्किल को पढ़ने की। पढ़ना हमें ऑलरेडी आता है, लेकिन अपने पढ़ने की स्किल को और ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने की या उसमें सुधार करने की या उसमें एनहांसमेंट करने की क्या ज़रूरत है। तो इन पॉइंट्स के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सोशल पर्सपेक्टिव, कल्चरल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, रिलीजियस पर्सपेक्टिव एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, कि इन 4-5 पर्सपेक्टिव्स के आधार पर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सोशली क्या होगा, हम पढ़ेंगे तो सोसाइटी में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने कल्चर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, पॉलिटिकल एरियाज़ में हमारी पार्टिसिपेशन अच्छी बनेगी, धर्म के बारे में हम जानेंगे और इकोनॉमिकली हमारा जो स्टेटस है उसमें सुधार आएगा। तो आगे हम इन 5 पॉइंट्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अगले पॉइंट में। तो बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से पहले की 1 2 3 4 5 स्किल्स, हमारी 5 चीज़ें हम इम्प्रूव कर चुके होंगे अपनी टीचिंग ऑफ रीडिंग स्किल्स के द्वारा। पढ़ने के कारण हमारी पढ़ाई इतनी अच्छी होगी या इतने अच्छे कंटेंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका प्रभाव हमारी सोसाइटी में भी देखने को मिलेगा, कल्चर में भी देखने को मिलेगा। और ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, इकोनॉमिक, ये सभी हमारी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, पर्सनैलिटी को प्रभावी बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग अ क्रिटिकल एटीट्यूड। अब यहाँ पे आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास, यहाँ पे इससे पहले जो हमने 6 पॉइंट्स पढ़े वो सारे पॉइंट्स जो है इसके अंदर आ जाते हैं। कैसे? वो ऐसे कि एक कड़वा सच है कि संसार में कोई भी चीज़ जो है स्थायी रूप से या हमेशा वैसी की वैसी एज इट इज़ ही नहीं रहती है। वो समय के साथ वो चीज़ें, वो थिंक, वो थॉट्स, वो ट्रेडिशन, वो रिचुअल्स, वो आइडियाज़ जो हैं बदलते रहते हैं। उसका अपडेटेड वर्जन जो है हमारे सामने आता रहता है। और वो क्यों? क्योंकि मनुष्य पढ़ना सीख रहा है, पढ़कर वो जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा है। जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि व्यक्ति पुस्तकों, दूसरों के विचारों, भावों आदि को पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, और उसके बाद वह व्यक्ति जो है अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि जो उसकी सिचुएशन या परिस्थितियां हैं उनको वो एक नए दृष्टिकोण से देखता है। और उनमें से या उन अ, एक्स अ, उन जो उन मतलब जो हम पर्सपेक्टिव की बात करें, ये सारे पर्सपेक्टिव, तो इन सारे पर्सपेक्टिव पढ़ाई के कारण उसकी आलोचनात्मक, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हुई है, जिसके कारण वो व्यक्ति जो है क्रिटिकल एटीट्यूड अपना रख पा रहा है, विकसित कर पा रहा है। तो पढ़ने के कारण दूसरों के साथ बातचीत या दूसरों के ज्ञान को ग्रहण करके जो व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि हो रही है, उसके कारण वो क्या करता है, जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं, बुरी परंपराएं हैं, या कोई हानिकारक जो नियम होंगे या फिर प्रचलित जो ऐसे बेकार के टॉपिक्स होंगे, उन सब को वाचन से व्यक्ति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ना आता है इसलिए वह व्यक्ति
पढ़ लिख कर समाज में जो ये पिछले पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, सॉरी, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक्स एंड पर्सनैलिटी, इन सभी में जो भी बुरी चीज़ें होंगी उनकी आलोचना करने में, उनके रिगार्डिंग क्रिटिकल एटीट्यूड रखने में, एटीट्यूड डेवलप करने में जो है वो इंडिविजुअल जो है सक्षम होगा, एबल होगा। क्यों? पढ़ाई कर पाने के कारण। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन गेटिंग एजुकेशन, ज्ञान को प्राप्त करने में या ज्ञान तक पहुंचने में। अगला पॉइंट जैसे कि यहाँ लिखा है, मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति का मेन सोर्स क्या है? वो है पढ़ना। अब सिर्फ पढ़ने को ही हम क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं हेल्पफुल इन गेटिंग एजुकेशन, कि शिक्षा प्राप्ति में शिक्षा प्राप्ति का जो है एक साधन है या मदद करता है। कैसे करता है मदद? ऐसे तो हम ज्ञान जो है रेडियो से भी ले रहे हैं, रेडियो में सुनकर भी हमको कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें मिल रही है, टीवी में न्यूज़ देखकर भी हमको कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को मिल रहा है। लेकिन हेल्पफुल इन गेटिंग एजुकेशन, हम पढ़कर किसी लिटरेचर के रिगार्डिंग अपने इंटरेस्ट को पैदा कर सकते हैं। साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं, उनमें अपनी रुचियां पैदा कर सकते हैं, उनके बारे में, उनके व्याकरणिक नियमों के बारे में हम रुचि जागृत कर सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं, और विचार शक्ति को, अपनी विचार शक्ति को जो है हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हेल्पफुल इन गेटिंग एजुकेशन। कौन? रीडिंग स्किल। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे, मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, मेन सोर्स ऑफ नॉलेज इसे कहा जाता है। मेन सोर्स ऑफ नॉलेज सिर्फ रीडिंग को नहीं कहा जा सकता, हम लोग लिसनिंग स्किल के द्वारा भी, स्पीकिंग स्किल के द्वारा भी जो है नॉलेज को गेन करते हैं। बट मेन सोर्स ऑफ नॉलेज क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि जो भी ज्ञान अर्जन का साधन है, जैसे मैंने पहले रेडियो का उदाहरण दिया था, रेडियो को सुनकर भी ज्ञान अर्जन किया जा सकता है, लेकिन समाचार पत्र, पत्रिकाएं, साहित्य रचनाएं, शब्दकोश, यहाँ तक कि कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे सोर्सेज का प्रयोग करते समय भी जो है रीडिंग अनिवार्य होती है, वाचन जो है अनिवार्य होता है, कि हमको पढ़ना आना चाहिए, तभी हम कंप्यूटर, इंटरनेट पे काम कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन्स पे, लिटरेचर के रिगार्डिंग रचनाओं पे, वोकैबुलरी जो शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उन पे हम काम कर सकते हैं। कब? जब हमको रीडिंग स्किल हमारी अच्छी हो, हमें रीड करना आता हो। नेक्स्ट इज गेट ऑफ एंटरटेनमेंट, कि मनोरंजन का साधन है। इसको मैं सिंपल एक उदाहरण से समझाती हूँ। अगर हम बस में, एरोप्लेन में या ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, जिस व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता है वो विंडो से बाहर के नज़ारे देखकर अपने आप को एंटरटेनमेंट करेगा अपने पूरे सफ़र के दौरान। लेकिन वहीं अगर कोई दूसरा लिटरेट इंडिविजुअल है, उसी सफ़र में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वो सफ़र कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग की नोवेल्स अपने साथ रखेगा, मैगजीन्स अपने साथ रखेगा, उन मैगजीन को देखेगा, पढ़ेगा, उसके बारे में अपना एंटरटेनमेंट वो इस तरीके से भी कर सकता है। लेकिन दूसरा जो इलिटरेट इंडिविजुअल है, वो अशिक्षित व्यक्ति अपना मनोरंजन कैसे करेगा? या तो वो बातचीत करेगा, गप्पे मारेगा, या फिर वो विंडो से बाहर के व्यूज़ को एंजॉय करेगा। तो उसका एंटरटेनमेंट का जो सोर्स है वो लिमिटेड होगा ड्यूरिंग अपने सफ़र के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान। और जो दूसरा एजुकेटेड इंडिविजुअल है, उसके पास ज़्यादा सोर्सेस होंगे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो इसलिए भी गेट ऑफ एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है एजुकेशन को, एजुकेशन में रीडिंग स्किल को। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक इम्पोर्टेंस। डेमोक्रेटिक इम्पोर्टेंस, भारी भरकम शब्द, लोकतंत्रात्मक महत्व। डेमोक्रेटिक इम्पोर्टेंस कैसे है? सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करें तो हमें बोलने की स्वतंत्रता, अपने आइडियाज़ एंड थॉट्स को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो कहाँ है? वो है हमारे फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 19 टू 22, राइट टू फ्रीडम में। तो वहाँ पे 6 काइंड ऑफ लिबर्टीज़ या फ्रीडम्स के बारे में बात की गई है। वो 6 लिबर्टीज़ या फ्रीडम्स कौन कौन सी हैं, ये आज आपका होमवर्क है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस के साथ लिखेंगे। तो वो 6 स्वतंत्रताओं या फ्रीडम या लिबर्टीज़ में से एक लिबर्टी है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। तो अब इसे रिलेट करते अपने टॉपिक से कि ये डेमोक्रेटिक इम्पोर्टेंस कैसे है।
किसकी? रीडिंग स्किल की, टीचिंग ऑफ रीडिंग स्किल की। वो ऐसे कि उदाहरण के लिए जब चुनाव आते हैं या सरकार कोई नई नीतियां बनाती है, तो ऐसे दूर दराज एरियाज, ऐसे बैकवर्ड एरियाज जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट सुविधा नहीं है, तो वहाँ तक सरकार ने क्या प्रोविजंस, क्या प्रावधान उनके लिए किए हैं, उनके बारे में उनको नहीं पता चलता। तो वहाँ तक जानकारियाँ पहुँचाने के लिए क्या किया जाता है? जैसे पैम्पलेट्स होते हैं, आपने देखा होगा पार्टी से पहले अपने ABCD पार्टी ऐसे करेगी, वैसा करेगी, या क्या उनकी उपलब्धियां रही है प्रीवियस ईयर में, तो उसके लिए क्या करते हैं वो एक पन्नों पे अपनी अ, सफलताएं या अपने कार्यों को या फिर अपने वादों को छाप कर लाते हैं और गांव-गांव तक जो है वो पहुंचाते हैं, डोर टू डोर वो उसको बांटते हैं। तो डोर टू डोर जो भी देश में सरकार के द्वारा प्रोविज़न किए जा रहे हैं, या दूसरे उदाहरण की हम बात कर रहे थे कि अ, वोट के दौरान जो है, चुनावों के दौरान अलग अलग पार्टीज जो है अपने वादों को प्रिंट रूप में पहुंचा रही है, तो उस प्रिंट रूप में जो प्रिंटेड वादे हैं ABCD पार्टी के या सरकार के प्रोविज़न के, तो उस प्रिंटेड रूप को वही व्यक्ति पढ़ सकता है। लिखने छापने की स्वतंत्रता तो सबको है, अपने आइडियाज हर कोई बोल सकता है, छाप सकता है, लेकिन उसको पढ़ वही पाएगा उन दूर दराज के एरियाज में जिन लोगों को पढ़ना आता है, जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी है, जिनकी रीडिंग स्किल एनहांस हुई है, जिनको प्रॉपर रीड करना आता है, तो वही लोग जो है इसे पढ़ पाएंगे। तो ये है डेमोक्रेटिक इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है सिनोनिमस ऑफ लिटरेसी। हम इसे साक्षरता का पर्याय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को वेल एजुकेटेड कब बोलते हैं? जब हम बोलते हैं इसे पढ़ना लिखना आता है। हम ये नहीं बोलते कि इसको, इसकी लिसनिंग स्किल अच्छी है, इसकी हियरिंग स्किल, इसकी स्पीकिंग स्किल जो है अच्छी। हम क्या कहते हैं? हम दो शब्दों को जोड़ते हैं कि पढ़ना लिखना आता है। तो लिटरेसी के लिए, पढ़ा लिखा होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है? पढ़ना लिखना। कि पढ़ना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। अगर कोई इलिटरेट इंडिविजुअल मार्केट में जाता है या वो सरकारी ऑफिसेज में जाता है, तो वहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं होता है अपने थॉट्स, आइडियाज़, अपने प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने में, या फिर वो इंसल्टेड फील करता है। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता है, और पढ़ना ना आने के कारण सोसाइटी के साथ, अपने अलावा दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाना, एडजस्ट कर पाना जो है, ये प्रोसेस जो है टफ हो जाती है। तो इसलिए रीडिंग स्किल को सिनोनिमस ऑफ लिटरेसी भी कहा जाता है, कि साक्षरता का पर्याय है पढ़ना, कि पढ़ना आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ABCD पर्सन साक्षर है या शिक्षित व्यक्ति है। की क्वालिटीज ऑफ रीडिंग स्किल और लाउड रीडिंग। अब हम बात करेंगे ऐसी क्वालिटीज़ की जो रीडिंग स्किल, पठन कौशल या सहस्वर वाचन की विशेषताएं हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन जो है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण जो है किया जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहना चाह रही हूँ ग्रह, लेकिन लिखते समय मैं लिख रही हूँ गृह, और मेरा बोलने का तरीका भी गृह को मैं ग्रह उच्चारित कर रही हूँ या ग्रह को गृह उच्चारित कर रही हूँ, तो सारा प्रोसेस जो है यहाँ पे मेरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उचित प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, जैसे कि समान, सामान और सम्मान। तीनों अक्षरों में अंतर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है हम कैसे करते हैं? समान, 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 मतलब एक जैसा ही इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए समान, सामान, सम्मान। तो इस तरीके से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वर्ड्स की होनी चाहिए। प्रॉपर साउंड आउटपुट, जो भी साउंड हम निकाल निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रॉपर होने चाहिए। जब भी हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रोसेस कैसी होती है? वो प्रोसेस होती है कि हमारे फेफड़ों से निकलने वाली एयर जो है, वायु जो है, जो हमारे
वाग यंत्र होते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उच्चारण स्थान, जिनके द्वारा हम कुछ शब्दों को उच्चारित करते हैं, शब्दों को उच्चारित करते हैं। तो हमारे फेफड़ों से निकलने वाली सांसें वाग यंत्रों को हेल्प करती है या प्रभावित करती है साउंड प्रोड्यूस करने में। और ये हेल्प करना, ये प्रभावित करने वाली प्रोसेस के कारण जो कंपन उत्पन्न होती है, उस कंपन को ध्वनि या साउंड कहा जाता है, जिसे हम ओरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये प्रॉपर साउंड आउटपुट जो है प्रॉपर होना चाहिए, ना कि तुतलाता हुआ, ना कि हकलाता हुआ, ना कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करता हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर फोर्स एंड स्टॉप। जो प्रॉपर फोर्स एंड स्टॉप है वो उचित होना चाहिए, कि जो भी हम बोलते समय विराम ले रहे हैं, या जो हम जिस शब्द को हम फोर्सफुली बोल रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए, आप दिल्ली से कब आए। यहाँ प्रश्न है, आप दिल्ली से कब आए, और जवाब देने वाला कहेगा मैं कल दिल्ली से आया। तो इस आंसर में जो कल, जो यस्टरडे शब्द है, उस पे फोर्स दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रश्न क्या है, आप कब आए, तो उसने आंसर दिया मैं कल दिल्ली से आया। या फिर यूं कहा जाए, आप, जैसे कि आप दिल्ली कब जा रहे हैं, आप कल कहाँ जा रहे हैं, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो इस आंसर में जो दिल्ली वर्ड है उस पे बल दिया जा रहा है, और उस बल देने के बाद जो विराम दिया लिया जा रहा है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये है प्रॉपर फोर्स एंड स्टॉप। नेक्स्ट इज प्रॉपर रिदम एंड टेम्पो। प्रॉपर रिदम एंड टेम्पो जो है होना चाहिए। जब भी हम किसी कंटेंट को पढ़ रहे होते हैं, तो वो प्रॉपर गति के साथ पढ़ना चाहिए। पहले मैं गति का मीनिंग क्लियर कर देती हूँ। गति मतलब जो पढ़ने की स्पीड है, वो पढ़ने की स्पीड ऐसी नहीं होनी चाहिए कि समझ ही ना आए किसी को पढ़ने वाले। तो प्रॉपर रुक रुक कर सही विराम पॉज लेते हुए जो है पढ़ा जाना चाहिए। और लय लय की बात करते हैं हम, रिदम की बात करते हैं हम, जब हम पोइम्स वगैरह को पढ़ते हैं, तो उनको रिदमिक स्टाइल से जो है सिंग किया जाता है, उनका उच्चारण किया जाता है। तो प्रॉपर रिदम एंड टेम्पो होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि किस कंटेंट को हम रीड कर रहे हैं, तो कहाँ पे रिदम यूज होगा, कहाँ पे टेम्पो। टेम्पो तो मोस्टली सभी जगह यूज होगा, लेकिन रिदम जो है, रिदमिक वे में हम किस किस चीज़ को रीड करेंगे, साहित्य की विभिन्न विधाओं में से किन किन विधाओं को हम लयगत तरीके से पढ़ेंगे, तो ये कंटेंट पे डिपेंड करता है। प्रॉपर रीडिंग पोस्चर। जब भी हम पढ़ रहे होते तो पढ़ने के लिए कहते हैं कि एक प्रॉपर जो है अवस्था या मुद्रा होनी चाहिए पढ़ने के लिए। कोई लेटे लेटे खाते खाते नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास में कैसे होगा कि हम बुक हाथ में पकड़ेंगे दोनों। अगर भारी बुक है तो हम दोनों हाथ से पकड़ेंगे, हल्की बुक है तो हम एक हाथ से पकड़ेंगे। और बुक को हम इतने पास भी नहीं रखेंगे कि हमें देखने में दिक्कत हो, या फिर इतनी दूर भी नहीं रखेंगे कि देखने में प्रॉब्लम हो। तो प्रॉपर जो है पोस्चर होना चाहिए पढ़ने का। नेक्स्ट है आपका मेलोडी, स्वर माधुर्य। स्वर माधुर्य में जब भी हम जिस भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ने का साउंड हमारा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हम चीख चीख कर पढ़ रहे हैं, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि मेरे बगल में बैठे हुए बच्चे को भी पता ना चले कि मैं क्या पढ़ रही हूँ या क्या मैं कह रही हूँ। नेक्स्ट, इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी, प्रभावोत्पादकता। तो इसमें जो भी पाठ्य सामग्री, अ, जो भी हम इसे कला भी कह सकते हैं, या पाठ्य सामग्री में लिपिबद्ध शब्दों में निहित भावों, विचारों, अर्थों को मौखिक रूप से प्रकट करता है और उसे स्वर प्रदान करता है। तो उसके साथ क्या होता है कि भावों, विचारों के साथ साथ वक्ता के शुद्ध उच्चारण, लय, गति, वाणी आदि का भी दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। हम जिन भी शब्दों को पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो हमें आ गया, लेकिन पढ़ने के साथ साथ ध्यान किसका रखना है? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, प्रॉपर साउंड आउटपुट होना चाहिए, प्रॉपर फोर्स एंड स्टॉप होना चाहिए, प्रॉपर रिदम एंड टेम्पो होना चाहिए, प्रॉपर रीडिंग पोस्चर होने चाहिए, और हमारा स्वर भी जो है कैसा होना चाहिए? मेलोडी होना चाहिए। तो ये है आपका स्वर माधुर्य का मतलब। नेक्स्ट, इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी। तो सॉरी, ये आपका इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी का मतलब था कि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको इम्पैक्ट
इम्पैक्ट जो है उसका कैसा पड़ेगा सामने वाले पे, या कैसे हम अपने रीडिंग स्किल को इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी हम प्रॉपर स्टॉप, टेम्पो, फोर्स, साउंड आउटपुट और मेलोडी साउंड में उसको पढ़ें या उसको रीड करें। नॉलेज ऑफ मीनिंग, नॉलेज ऑफ मीनिंग उद्देश्य ही पाठ्य सामग्री में निहित भाव अर्थ को ग्रहण करना होता है। जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, नॉलेज ऑफ मीनिंग, तो हम उसको क्यों पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि क्यों ये कंटेंट लिखा गया है, क्यों ये कंटेंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्यों ये कंटेंट या क्या ये कंटेंट कहना चाह रहा है। हम उस कंटेंट का, उस प्रस्तुत पाठ्य सामग्री का भावार्थ जो निकालते, तो भावार्थ का ज्ञान होना, नॉलेज ऑफ मीनिंग। तो नॉलेज ऑफ मीनिंग भी हम तभी ले सकते हैं, निकाल सकते हैं पैराग्राफ से, पाठ्य सामग्री से, जब हमें पढ़ना आता हो। तो पठन कौशल या सहस्वर वाचन के ये कुछ प्रमुख गुण थे। If you have any query, any kind of question, then you can ask me in comment section। और आज के क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग ना भूलें।